तीन देश, अमेरिका, इजराइल, ईरान, और आज ये तीनों एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से एक भयानक जंग छिड़ सकती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये धर्म, ताकत और तेल की लड़ाई है। तो सवाल तो उठता है, मतलब एक ही सवाल है जो आज सबके जहन में है। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, ये जो टकराव है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, दशकों पुरानी। और इसकी कहानी वो आपको हेडलाइंस में नहीं मिलेगी। तो चलिए जरा परतों को हटाकर देखते हैं कि असल में ये तीनों देश इस खतरनाक मोड़ पर आए कैसे। और इस कहानी में आप यकीन मानिए, एक ऐसा मोड़ है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। तो पहला हिस्सा, एक ऐसी दोस्ती जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस बात पर यकीन करना शायद आज मुश्किल लगे, लेकिन एक जमाना था जब ईरान और इजराइल पक्के दोस्त हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1979 से पहले की बात है ये। ईरान ने न सिर्फ इजराइल को एक देश के तौर पर माना, बल्कि दोनों के बीच तेल का, चीजों का अच्छा खासा व्यापार था। और उस दौर में ईरान का सबसे बड़ा साथी कौन था? अमेरिका। फिर आया साल 1979, एक साल जिसने नक्शा ही बदल दिया। जो दोस्ती थी वो कट्टर दुश्मनी बन गई और अमेरिका को नाम मिला द ग्रेट सेटन। और ये कोई मामूली कामचलाऊ दोस्ती नहीं थी। सोचिए, 1948 में जब इजराइल एक नया देश बना तो ईरान उन पहले मुस्लिम देशों में से था जिसने उसे मान्यता दी। फिर 1953 में CIA ने ऑपरेशन एजेक्स चलाकर ईरान में शाह को गद्दी पर बिठाया, जो कि पक्के तौर पर वेस्टर्न सोच वाले और अमेरिका के समर्थक थे। और इसके बाद तो कई दशकों तक व्यापार से लेकर तेल और इंजीनियरिंग तक दोनों देशों में गजब का सहयोग रहा। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? सब कुछ कैसे पलट गया? चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और उस एक घटना को देखते हैं जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो था 1979 का इनकलाब। 1979 में ईरान में आया इस्लामिक रेवोल्यूशन। आयतुल्लाह खुमैनी सालों के निर्वासन के बाद वापस लौटे, और वो अपने साथ सिर्फ एक नई सरकार नहीं लाए, वो एक पूरी की पूरी नई विचारधारा लेकर आए। और आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, अमेरिका ग्रेट सैटन है, मतलब सबसे बड़ा शैतान। और ये सिर्फ खोखले नारे नहीं थे। कुछ ही वक्त बाद ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया और 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को बंधक बना लिया। कितने दिन? एक दो नहीं, पूरे 444 दिन। ये 444 दिन अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय अपमान की तरह थे, और यहीं से दोनों देशों के बीच दशकों तक चलने वाली दुश्मनी की नींव पड़ी। और इसी क्रांति से निकला वो नारा जो ईरान की नई फॉरेन पॉलिसी का मूल मंत्र बन गया, मार्ग बार अमेरिका, मार्ग बार इजराइल, जिसका मतलब था अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो। अब देखिए, ईरान को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो अमेरिका या इजराइल से आमने सामने की जंग नहीं जीत सकता। तो उसने एक नई, कहीं ज्यादा चालाक रणनीति अपनाई। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, द शैडो वॉर, यानी परछाइयों में लड़ी जाने वाली एक खामोश जंग। इसे आप गुरिल्ला जियोपॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां ईरान का राजा सामने वाले के राजा से सीधे नहीं लड़ता। नहीं, वो अपने प्यादों, अपने वजीरों का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन को उलझाए रखे, उसे चोट पहुंचाता रहे, वो भी बिना खुद सामने आए। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जो ईरान को अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता है, बिना जंग के मैदान में उतरे। तो इस जाल के अहम खिलाड़ी कौन है? ये है वो प्रॉक्सी ग्रुप्स। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हूती बागी और इराक और सीरिया में शिया लड़ाके। ये सारे संगठन मिलकर इजराइल को लगभग चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ ही अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाते हैं। तो खेल ये है कि ईरान सीधे जंग में नहीं है, पर जंग लड़ रहा है। इस शैडो वॉर में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 3 जनवरी 2020 को। उस दिन अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की और जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। सुलेमानी कोई आम जनरल नहीं थे, वो ईरान के इस पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क के आर्किटेक्ट थे, इसके मास्टरमाइंड। उनकी मौत एक बहुत बहुत बड़ी घटना थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने खुलेआम कसम खाई, अपराधियों से बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा। इस एक घटना ने इस छिपे हुए संघर्ष को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू है जो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बना देता है।
और वो है हमारा चौथा हिस्सा, न्यूक्लियर सवाल, परमाणु बम का सवाल। साल 2018 इजराइल की खुफिया एजेंसी मस्साद ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। उनके एजेंट रात के अंधेरे में तेहरान के एक खुफिया गोदाम में घुसे और वहां से क्या निकाला? 55,000 पन्नों के दस्तावेज और 183 सीडी। और इन फाइलों ने दुनिया के सामने ईरान का सबसे बड़ा राज खोल दिया। ईरान चोरी छिपे एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चला रहा था जिसका कोडनेम था प्रोजेक्ट आमाद। तो इसके बाद वही सवाल उठता है जो आज इजराइल से लेकर अमेरिका तक हर किसी के दिमाग में है, ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कितना करीब है? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान एक बम बनाने के लिए जितना एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए उसे हासिल करने से सिर्फ कुछ हफ्ते दूर है। जी हाँ, सिर्फ कुछ हफ्ते। और यही बात इस खतरे को इतना बड़ा बना देती है। तो सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में अमेरिका की इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? मतलब अमेरिका को इससे क्या लेना देना? चलिए इसे समझते हैं 5वें हिस्से में। अमेरिका को आखिर परवाह क्यों है? देखिए, मिडल ईस्ट में अमेरिका के 3 सबसे बड़े इंटरेस्ट हैं, 3 पिलर्स। पहला, तेल। सीधी सी बात है, दुनिया का करीब आधा तेल यहीं से आता है। दूसरा, इजराइल, अमेरिका का एक बहुत पुराना और गहरा राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब अमेरिका किसी भी कीमत पर इस रीजन में न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ को रोकना चाहता है। और अभी हाल ही में ये जो शैडो वॉर थी, ये परछाइयों से निकलकर सबके सामने आ गई। 7 अक्टूबर 2023 को ईरान के समर्थन वाले हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसके बाद अप्रैल 2024 में इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, और जवाब में इजराइल ने भी पहली बार सीधे ईरान की जमीन पर हमला किया। मतलब जो जंग छुपकर लड़ी जा रही थी वो अब खुलकर लड़ी जाने लगी। लेकिन नेताओं के इस शतरंज के खेल से, इस स्ट्रैटेजी से एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, एक ऐसी जंग जिसमें कोई नहीं जीतता। इस जंग की असली कीमत तेहरान की गलियों में, तेल अवीव के कैफे में, गाजा के कैंपों में आम लोग चुका रहे हैं। वो लोग जिन्होंने ये जंग शुरू नहीं की। प्रतिबंधों की मार हो या आसमान से बरसते रॉकेट, उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, एक ऐसी जंग में जिसे असल में कोई जीत ही नहीं सकता, क्या कोई इसे रोकेगा? क्या कोई भी लीडर इतना हिम्मत वाला होगा जो कह सके बस अब और नहीं? क्योंकि कभी-कभी असली बहादुरी जंग लड़ने में नहीं, जंग को रोकने में होती है।